Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. अंजू सिन्हा, a consultant psychologist. आज मैं आपको राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रतियोगिता परीक्षा सीटेट, यूपीटेट आदि जो हैं उनमें बाल विकास के पाठ्यक्रम में चैप्टर 7 अभिप्रेरणा एवं अधिगम का पाठ बताऊंगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल चैप्टर है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेप्थ में जब आप स्टडी करेंगे तो आप सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को प्रिपरेशन करते हैं, शॉर्ट आंसर्स को प्रिपरेशन करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आंसर्स आपके एग्जामिनेशन में आए। बट डेप्थ चैप्टर जो है वो आपको ज़रूर पे करता है। ओके गाइस, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अभिप्रेरणा क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लक्ष्य की तरफ मोटिवेट करती है, उसे प्राप्त करने की तरफ मूव करती है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रोसेस है जो सीखने के लिए आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं एवं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है, यानी ये गोल ओरिएंटेड होती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक व्यक्ति की वे आंतरिक एवं बाह्य दशाएं हैं जो उसे कार्य विशेष के संपादन के लिए प्रेरित करती हैं एवं उद्देश्य की प्राप्ति एवं क्रियाशील रखती हैं। इस तरह के अभिप्रेरक जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला एक्सटर्नल यानी बाह्य अभिप्रेरक और दूसरा आंतरिक अभिप्रेरक इंटरनल। आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा जो है वो बाह्य अभिप्रेरक है, तथा आत्मरक्षा, भूख, प्यार एवं काम आंतरिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए शिक्षार्थी में उत्सुकता पैदा कर उसे निरंतर क्रियाशील रखती है। इसीलिए स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। अभिप्रेरणा की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? मानव व्यवहार को निर्देशित करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अभिप्रेरणा की अनेक विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम यह हमें अपने निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करती है, और इसके अलावा ये हमें क्रियाशील रखती है, एक्टिव रखती है जब तक कि हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अभिप्रेरणा की कमी हमें शिथिल और ढीला अनुभव कराती है, और अधिक अभिप्रेरणा अपने उद्देश्य से भटका देती है, डायरेक्शन लेस कर देती है। इस प्रकार हमें एक बैलेंस्ड प्रेरणा एवं संयमित लेवल का उत्तेजना की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलस भी होते हैं, जैसे पैसा, अच्छे अंक, भोजन आदि को प्राप्त करने वाली उत्तेजनाएं मानकर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी हमें लगता है कि अरे हम इस जॉब में जाएंगे तो हमें बहुत पैसा मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो हमें खाने का बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, लाइफ की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये चीज़ें भी हमारी अभिप्रेरणा को मोटिवेट करती हैं, क्योंकि उत्तेजनाएं व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण या केंद्रभूत रूप से कार्य करवाती हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति के विचारों और आकांक्षाओं का परिणाम है। यह दो प्रकार का हो सकता है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा, नेचुरल, जो व्यक्ति के अंदर से होता है, और यह दूसरा यह कि किसी कार्य को करने से प्राप्त हुई प्रसन्नता, जो प्लेजर मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो हमारे प्रसन्नता पर निर्भर करती है। तथा बाह्य अभिप्रेरणा जो कि बाहरी पुरस्कारों जैसे रुपए, वेतन और प्राप्तांकों आदि पर निर्भर करती है। जब हम मेहनत से कार्य करते हैं और उच्च श्रेणी का परिणाम प्राप्त करते हैं, तब प्रेरणा आंतरिक होती है। याद रखिएगा, हम बाह्य पुरस्कारों से भी प्रभावित होते हैं। जीवन में दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं महत्वपूर्ण हैं। आवश्यक अभिप्रेरणाओं को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। अंततः प्रेरक आवश्यकताओं को सीरियल वाइज लगाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक नीड्स हमारे क्या हैं। बेसिक नीड्स मतलब जिसको पूरा करना हमें हमारी आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, वो है आवश्यकता। आवश्यकता नीड क्या होती है? पहला है आवश्यकता, इसमें हमारे शरीर की ज़रूरत या अभाव को बताती है। यानी हमें भूख लग रहा है, ये हमें बताता है कि हमें भूख लग रहा है, हमें भोजन की आवश्यकता है, जिसके महसूस होने पर हम शारीरिक रूप से डिसबैलेंस होने लगते हैं और हमें तनाव महसूस होता है। अगर हम भोजन न मिले तो हमें सर में दर्द और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हम एनर्जाइज नहीं फील होते हैं, और इससे हमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आवश्यकता हमें किसी चीज़ का अभाव बताती है। दूसरा है चालक यानी ड्राइव।
अब प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा एक चालक होता है, एक ड्राइव होता है। जैसे खाने की आवश्यकता, भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास होती है। इसलिए हमें इन बेसिक जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, इनको ज़रूर में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो बेसिक हमारी नीड है वो है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। जैसे प्यास लगने पर इंसान पानी पानी पीने लगता है, और पानी की तलाश के लिए वो या तो फिर कुएँ के पास जाता है, अपने आरओ वाटर के पास जाता है, जग के पास जाता है। तो इस तरह से वो हमें मोटिवेट, प्रोत्साहन, इंसेंटिव मिलता है। और इस प्रकार हम आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, इन तीनों में एक इंटर कोरिलेशन, एक साइकिल है। आवश्यकता चालक को जन्म देती है। चालक एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है जो व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोटिवेट करता है। नेक्स्ट प्रेरक है, चौथा है प्रेरक, जो है इन तीनों का योग होता है। अर्थात प्रेरक इज इक्वल टू आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन। और इसके अलावा हमारी बेसिक नीड्स सेक्स है, जो कि हमारी लास्ट में आती है, और फ्राइड ने इस पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है। अब हम देख लेते हैं नीड हायरार्की थियरी, जो कि मास्लो ने दिया है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के अनुसार अगर हम देखें तो आवश्यकताओं के कई स्तर होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को पूरा करना ही पड़ता है, और इस प्रकार व्यक्ति को सबसे निचले स्तर पर अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। जैसे किसी समूह से जुड़े होने की इच्छा, जैसे परिवार, मित्र, धार्मिक संगठन, स्नेह आदि के द्वारा, दूसरों द्वारा किए जाने अनुभव की आवश्यकता। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने ज्ञान समझ को समाहित करके हम बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल कर लेते हैं। और अब्राहम मास्लो ने जो नीड हायरार्की थियरी दिया, उसमें उन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को बताया है, यानी शारीरिक आवश्यकता, हमें पहले भूख की अपनी पूर्ति करनी होती है। फिर उन्होंने सेफ्टी को बताया है, PSBES, याद रखिएगा। नीड हायरार्की थियरी में ये क्रम से है, PSBES, फिजियोलॉजिकल नीड, यस सेफ्टी नीड्स, बी लव एंड बिलोंगिंगनेस, ई सेल्फ स्टीम, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो 5 इन्होंने बेसिक आवश्यकताओं को बताया है, जो कि एक पिरामिड के आकार में बना हुआ है मास्लो की थियरी में, PSBES। मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है कि जैसे जैसे जीवन बीतता है, हमारी समझदारी और ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, और वह सीखते भी जाते हैं कि कैसी परिस्थिति का सामना हमें करना है। और इस प्रकार की पदानुक्रम, पिरामिड या सीढ़ी जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। यानी सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती है, फिर सेफ्टी की नीड्स होती है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर स्टीम की नीड होती है, उसके बाद हमारी लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। व्यक्ति जिस परिस्थिति का सामना कर रहा है वह इस पर निर्भर करता है कि वो कौन सी परिस्थिति है। यह पदानुक्रम या पिरामिड जो है बहुत सी संस्कृतियों के लिए सत्य नहीं है, अलग अलग कल्चर के लिए डिफरेंट है। यह पाया गया कि कुछ देशों जैसे स्वीडन और नॉर्वे में उच्च जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और आत्मसिद्धि से ज़्यादा सामाजिक आवश्यकताएं महसूस की जा सकती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट स्टेज को बताया है मास्लो ने, लेकिन वहाँ पे सोशल फैक्टर को ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में महत्व दिया जाता है। कुछ संस्कृतियों में आत्मसिद्धि की आवश्यकता से सुरक्षा की आवश्यकता ज़्यादा प्रबल है। इस तरह की काम संतुष्टि से ज़्यादा नौकरी की सुरक्षा का महत्व बढ़ता है। लेकिन हमारे देश में जो नीड हायरार्की थ्योरी मास्लो ने दी है वो PSBES को दी है। आप इसी क्रम में आगे बढ़िएगा। मूल आवश्यकताओं का संस्कृति एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट हमारा कैसे प्रभावित होता है। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास और आदि पर्यावरण के कारकों से प्रभावित होती हैं। हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा होने के कारण हमें भूख अन्य विभिन्न कारणों से भी लगती है। क्या कारण है इसे देख लीजिए। पर्यावरण के निम्नलिखित कारकों का प्रभाव भूख और खाने की प्रकृति पर पड़ता है। एक व्यक्ति जिसको पिज्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, भूख ना भी लगी हो तो भी वह क्या करता है कि अगर पिज़्ज़ा अवेलेबल है तो कहता है थोड़ा सा खा ही लेते हैं। और हमारी सीखी हुई आदतों या उस चीज़ को उसकी चाहत के कारण ही ऐसा होता है। तनाव हमें
खाने की तरफ ले जाता है। जैसे कि परीक्षा के तनाव में कुछ विद्यार्थी अधिक भोजन करने लगते हैं। बाहरी संकेत जैसे कि रात को भोजन के लिए जब हमारी पेरेंट्स हमें इनवाइट करते हैं, बोलते हैं, तो हमें भूख लग जाती है। भोजन की खुशबू उसकी ओर देखकर उस आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं और हमें भूख लग जाती है। खान-पान पर काबू अगर एक चिकित्सक एक बीमार व्यक्ति को मीठे व्यंजन के लिए मना करता है, तो उस व्यक्ति को उन मीठे व्यंजनों को खाने के लिए और तीव्र इच्छा होने लगती है। जो सेकेंडरी नीड्स है, ये तो हमारी बेसिक नीड्स थी, मूलभूत आवश्यकताएं जिनको पूरा करना ही करना है। कुछ सेकेंडरी नीड्स होती हैं, वो हम देखते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक हमें गौण आवश्यकताओं या सेकेंडरी नीड्स की ओर बताती हैं। यह सामाजिक अभिप्रेरक कहलाते हैं, सेकेंडरी नीड्स, क्योंकि यह एक सामाजिक समूह के सीखे जाते हैं, खासकर एक परिवार में। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और वे दूसरों के साथ संवाद करते हैं, तब वे कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं ग्रहण करते हैं जो कि एक सामूहिक परिवेश में पूरी होती है। जैसे कि उपलब्धि की अभिप्रेरणा को बच्चे अपने माता पिता आदर्शों से उनको मिलती है एवं बालक एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के द्वारा ही उपलब्धि ग्रहण करते हैं। कुछ सामान्य सामाजिक उद्देश्य हैं: उपलब्धि, शक्ति, आक्रामकता, संबंध, पालन पोषण, जिज्ञासा आदि। सामाजिक प्रेरकों के प्रकार और उनकी शक्ति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए उनका संबंधन उपलब्धि की अधिक आवश्यकता है, जबकि आपके मित्र को उपलब्धि के सामान्य और संबंधन की निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, या आपके संबंधन की अधिक आवश्यकता है, या और जिज्ञासा अधिक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है। हम आवश्यकताओं को 3 प्राथमिक प्रकार में बांट सकते हैं: अस्तित्व संबंधी आवश्यकता, जिसमें जीवित रहने की लिए सभी जरूरी प्राथमिक आवश्यकताएं होना नितांत आवश्यक है; संबंधों से संबंधित आवश्यकताएं, इसमें सुरक्षा, जुड़ाव, सम्मान, दूसरों से सामाजिक संबंधी आवश्यकता होती है; और प्रगति की आवश्यकता में इन तथ्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को उनके पूरे सामर्थ्य के अनुसार विकसित होने में सहायता मिलती है। प्रेरणा देने वाले घटक कौन से हैं? कौन कौन से इंस्पिरेशनल फैक्टर्स हैं? उत्तेजना, अगर हम देखें तो उत्तेजना अथवा जागरूकता हमें शक्ति प्रदान करती है, लेकिन दिशा निर्देश प्रदान नहीं करती है। यह एक इंजन के समान तो है, लेकिन उसका मार्ग परिवर्तित करने वाला साधन नहीं है। उत्तेजना के 3 लेवल होते हैं: उच्च, मध्य एवं निम्न। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा का उत्तेजना स्तर से सीधा संबंध है। हम उस स्थिति में उत्तेजित हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि और कुछ हम करना चाहते हैं। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन एक साधन है जो कि हमें पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है और संकेत भी मिलता है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन यानी रिइंफोर्समेंट और प्रोत्साहन ही है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। दंड भी एक तरह का स्टिमुलस है, जिसमें व्यक्ति बचने का प्रयास करता है, अवॉइड करता है और उसे दूर भागता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण के सर्वप्रथम अपराधी को प्रशिक्षण करना है। दूसरे, इसके अवलोकन से अन्य बालकों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलती है कि वह फिर से अपराध ना करें। सीखने में प्रेरणा का स्थान क्या है? बाल व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और बच्चा जो है निर्देशित व्यवहार को परिवर्तित करने लगता है। चरित्र निर्माण में सहायता होती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता होती है, मानसिक विकास होता है, रुचियों का विकास होता है, अनुशासन की भावना का भी विकास हमें अभिप्रेरणा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब हम देख लेते हैं अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो हैं वो 4 कारक हैं। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक हैं, विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं, अध्यापक से संबंधित कारक हैं और प्रक्रिया से संबंधित कारक हैं। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, वह क्या हासिल करना चाहता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इन बातों पर उसके सीखने की गति, इच्छा एवं रुचि निर्भर करती है। अध्यापक से संबंधित कारक में शिक्षण कला में कितनी योग्यता है, उसका व्यक्तित्व का विकास कैसा है, इसका प्रभाव बालक के अधिगम लर्निंग, उसकी मात्रा, उसकी गति, इन सब पर पड़ता है। अध्यापक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी बालक के अधिगम से सीधा संबंध होता है। एक स्वस्थ शिक्षक ही सही ढंग से बच्चे को पढ़ा सकता है। विषय वस्तु से संबंधित कारकों को अगर हम देखते हैं तो यदि विषय उनके अनुकूल नहीं है, उन पर अधिगम का भी प्रभाव पड़ता है। विषय वस्तु बालक की रुचि के अनुकूल जरूर होना चाहिए। उसकी प्रस्तुति किस प्रकार की है, किस तरह से टीचर उसे प्रेजेंट करता है, समझाता है, इन बातों का भी बालकों के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। यदि विषय वस्तु बालक की रुचि के अनुकूल नहीं है तो वो उसे नहीं सीखना चाहता है। प्रक्रिया से संबंधित कारकों में हम देखें तो अभ्यास कार्य एवं बार बार दोहरा कर किसी विषय वस्तु पर पकड़ हासिल की जा सकती है, परंतु इस कार्य में यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है। शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण
बालक के ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं एवं वह अपने ऐसे वातावरण में सहज पाता है जिससे वह अधिगम की गति को अपने आप बढ़ा देता है। शिक्षक सहायक सामग्री क्या होती है? अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षक सहायक सामग्री कहा जाता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। दृश्य सामग्री में चित्र, पुस्तक, नमूने, चार्ट आदि आते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, फोन, टेप रिकॉर्डर आते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री में सिनेमा, टेलीविजन, नाटक आदि आते हैं। दृश्य सहायक सामग्री क्या है? दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिसमें केवल देखने वाले इंद्रियों या आंखों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन कार्ड, संग्रहालय, स्लाइड आती है। वास्तविक पदार्थ, रियल मैटर क्या होते हैं? वास्तविक पदार्थ उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें देखकर बालक या छूकर अनुभव कर सकता है। ये बालक की इंद्रियों को प्रेरणा देने के लिए होते हैं तथा निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करते हैं और उनको देखा जा सकता है, उनको विकसित किया जा सकता है। वास्तविक पदार्थों के प्रयोग से बालक में बहुत तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं जो दूसरों के लिए अनुभव की अपेक्षा कहीं बेहतर होते हैं। नमूने क्या होते हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स को हम वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप के रूप में कह सकते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा इतने बड़े होते हैं कि कक्षा में दिखाना संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर रेल, हवाई जहाज इत्यादि के नमूने का प्रयोग उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है। चित्र, फिगर क्या होते हैं? चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब न तो वास्तविक पदार्थ ही उपलब्ध होता है और न ही नमूने मिल सकें। तो चित्रों का प्रयोग लगभग सभी विषयों की कक्षा में किया जाता है। चित्र के चयन से शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और चित्र इतने स्पष्ट होने चाहिए, इतने कलरफुल होने चाहिए कि वो बहुत आसानी से ऑडियो विजुअल हो जो कि समझ में आ सके और उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के बारे में या चित्रों के बारे में अनुमान लगाया जा सके। चित्रों में पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए और कुछ मुख्य बातें छिप जाएं तो बालक को उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए। चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे कक्षा में प्रत्येक बालक को बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मानचित्र, मैप क्या होते हैं? मानचित्र का प्रयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों आदि के स्थानों पर अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक है। मानचित्रों का प्रयोग के समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर उनका नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि अवश्य लिखा हो। रेखाचित्र क्या होते हैं? स्केचेज क्या होते हैं? वास्तविक पदार्थ उन्हें मानचित्र तीनों के अभाव की स्थिति में किसी वस्तु या स्थान के बारे में अध्यापन को रेखाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ से बालकों में भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों के ज्ञान को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। भूगोल के अध्यापन में जलवायु, उपज, जनसंख्या, नदियाँ, रेल, इन पॉलिटिकल प्लेसेस इन सबको ज्ञान कराया जा सकता है। इसमें विशेष सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग गणित तथा विज्ञान के शिक्षण में भी किया जाता है। चार्ट क्या होते हैं? चार्ट के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा गणित एवं विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बुलेटिन कार्ड क्या होते हैं? बुलेटिन बोर्ड आधुनिक शिक्षा प्रणाली कई एक उपयोगी उपकरण है। इस पर देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और बच्चों की जिज्ञासा को उभारा जाता है, उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। बुलेटिन कार्ड को विद्यालय में इतने ऊंचे उपयुक्त स्थान पर रखा जाना चाहिए जिससे सभी बालक उसे देख सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? फ्लैनल बोर्ड बनाने के लिए प्लाईवुड अथवा हार्डबोर्ड के टुकड़े पर फ्लैनल के कपड़े को खींचकर बांध दिया जाता है। इसके बाद इस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। म्यूजियम में ऐसी वस्तुओं का संग्रह होता है जो कि बहुत दुर्लभ होती हैं और उनका प्रयोग इतिहास, भूगोल, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। ब्लैक बोर्ड का रोल सभी जानते हैं। मैजिक लैंटर्न एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है जिसकी मदद से स्लाइडों तथा विभिन्न चित्रों और पाठ का प्रदर्शन किसी पर्दे पर किया जाता है। एपिडियोस्कोप चित्र विस्तारक यंत्र, इसमें और अधिक चित्र को रोचक और स्पष्ट बनाया जाता है, एक प्रभावशाली यंत्र है और मैजिक लैंटर्न से भी अधिक प्रभावशाली यंत्र है जो कि
क्योंकि मैजिक लैंटर्न में चित्रों या पाठ से प्रदर्शित करने के लिए पहले उसमें स्लाइड बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि एपिडियोस्कोप यानी चित्र विस्तारक यंत्र में छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तकों को पृष्ठों के कमरे में अंधेरा करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिना स्लाइड बनाए हुए ही बड़ा करके दिखाया जाता है। स्लाइडें, फिल्म पट्टियाँ तथा प्रोजेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षण में। श्रव्य सामग्री, ऑडियो सामग्री में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। दृश्य श्रव्य सामग्री, विजुअल ऑडियो एड्स में चलचित्र है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बालक में अधिगम अभिप्रेरणा का रोल प्ले करने में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पूरे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या और आगे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और ये चीज़ें अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।